तो आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और ये दोनों दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आता है, कम से कम 10 से 12, कभी भी 10 से कम तो आया ही नहीं। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एट एंड प्रोसेस यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग। यानी क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके या किसी एंजाइम का प्रयोग करके हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे लिए, हमारी भलाई के काम आए। जैसे आप अमूल का दूध देखते हैं, अब अमूल का दूध प्रोसेस करके बनता है कि नेचुरली बनता है? अच्छा, अमूल की दही या बटर मिल्क, ये सब कैसे प्रोसेस से बनता है? या आइसक्रीम, ये सब कैसे प्रोसेस से बनती है? घरों में क्या होता है, स्मॉल स्केल पे बनाना होता है, लेकिन जब बाहर में, जब हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है, बहुत ज्यादा बनाना होगा, बहुत ज्यादा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात, जैसे इन्होंने बोला कर्ड, कर्ड बनाने के लिए, तो कर्ड या ब्रेड बनाने के लिए या वाइन बनाते समय, ये सब में हमने देखा था माइक्रोब्स का प्रयोग किया गया था। कल पढ़ा था ना हम लोगों ने, माइक्रोब्स का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो ये सब जो बनाना है, ये भी कुछ और नहीं है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी ही है। लिखा है ना, ऑल्सो बी थॉट एज द फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब अगर हम किसी माइक्रोब्स में बिना चेंज किए कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी माइक्रोब्स के डीएनए में विदाउट चेंज कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अब कह रहा है आगे, लेकिन आजकल हम लोग रेस्ट्रिक्शंस में यूज करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब जो हमें मनचाही चीज चाहिए, जैसे हमें मिल्क नहीं चाहिए, हमें मिल्क की प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो हम उसको रेस्ट्रिक्शंस में बनाएंगे। हमें कर्ड चाहिए, पर हमें कर्ड हमारे टेस्ट के अनुसार चाहिए। अच्छा, अमूल का दही कभी भी खाइए तो आपको हर दिन सेम स्वाद मिलेगा। आप अब बटर उसका खाइए, सेम स्वाद मिलेगा, कभी चेंज नहीं होगा। घर में जमाइए, आज दही ज्यादा खट्टी जम जाएगी, कल कम जमेगी, परसों हो सकता है पानी पानी जैसी हो जाए। तो ऐसा अलग अलग डे अलग अलग टेक्सचर मिलेगा। लेकिन ये लोग मशीनों से करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, आज की डेट पे हम रेस्ट्रिक्शंस में कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया, हम आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, मतलब हमने माइक्रोब्स के अंदर बदलाव कर दिया। पहले हमने माइक्रोब्स को एज इट इज एज यूज किया, अब हम लोगों ने माइक्रोब्स के अंदर बदलाव कर दिया। जब माइक्रोब्स के अंदर बदलाव कर देंगे तो हमें सेम चीज हमें मिलेगी लार्ज स्केल पे। यानी पहले हम लोग ने देखो, पहले हमने दही ली और दूध में मिला दिया अपने घर में। जब दही ली, दूध में मिला दिया, तो हमें दही कैसी मिलेगी? नेचुरली मिलेगी कि हमें हमारे मन के मुताबिक मिलेगी? नेचुरली मिलेगी। लेकिन अगर सोचिए, अगर जो अमूल वाले दही जमा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोसेस करके जमा रहे हैं, वो एक उचित टेम्परेचर पे जमाते हैं, एक उचित उसमें प्रक्रिया अपनाते हैं, एक बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, उसमें एसिड बेस, पीएच, फोम ब्रेकर, ये सारा चीज यूज किया जाता है। इसलिए दही हमेशा सेम कंसिस्टेंसी की बनती है, सेम टेस्ट आपको मिलेगा। फिर इन्होंने बोला कि आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें नई नई टेक्निक आ गई है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बायोटेक का ही पार्ट है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी बायोटेक का ही पार्ट है, जिसको आईवीएफ-ईटी भी बोलते हैं। आईवीएफ-ईटी का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। और किसी जीन को हम बना सकते हैं, आज की डेट पे हम जीन बना सकते हैं, ठीक है, उसको प्रयोग में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं जीन बनाने के बाद। क्लियर। और डीएनए वैक्सीन आजकल डेवलप कर ली, मतलब डीएनए वैक्सीन मतलब डीएनए को वैक्सीन के रूप में प्रयोग कर लिया हम लोगों ने। किसी जीन का करेक्शन कर सकते हैं। याद करो, जीन थेरेपी कितने साल की बच्ची में की गई थी और किस ईयर में की गई? 1990। और उस रोग का नाम क्या था? स्किड, SCID। SCID का पूरा नाम सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, या डेफिशिएंसी। अच्छा, एड्स खतरनाक है कि स्किड खतरनाक है? स्किड खतरनाक है। क्यों? एड्स में तो केवल टी हेल्पर सेल घटता है, स्किड में तो ना तो टी बनता है ना डी, दोनों नष्ट हो जाते हैं। बनता तो है लेकिन नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए, ईएफबी एक संस्था है। ईएफबी का पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी यूरोप में बायोटेक्नोलॉजी की एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था ईएफबी। ईएफबी का पूरा नाम, हाँ। और इन्होंने ही बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, और कितने व्यू दिए? दो, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिशनल, फिर हमने डिस्कस किया
मॉडर्न, जैसे डीएनए वैक्सीन किस में आएगी, जीन थेरेपी किस में आएगी, टेस्ट टू बेबी किस में आएगा, हाँ मॉडर्न में आएगा। ठीक है, ईएफबी ने ही डिफाइन किया और उन्होंने ये डेफिनेशन दी। इन्होंने बोला आप नेचुरल साइंस को जोड़ दो, नेचुरल साइंस को जोड़ दो किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, नेचुरल साइंस का प्रयोग करो किसी ऑर्गेनिज्म पर, और प्लस या उसकी सेल पर, या उसके किसी पार्ट पर, या कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग बना लो प्रोडक्ट के रूप में। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब है जैसे नेचुरली दही जमती है तो हमने बायोटेक से दही जमा ली, तो नेचुरली एनालॉग मिला ना, एनालॉग का मतलब उसके जैसा, तो उसके जैसा हम लोग ने बना लिया। जो मिल्क आप पीते हो, नमस्ते इंडिया, अमूल या और भी जो दूध आते हैं, ये सब नेचुरल दूध थोड़ा ना है, गाय भैंस के दूध नहीं है ये सब सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, है ना, मिल्क पाउडर से बनाया जाता है, उनपे आर्टिफिशियल क्रीम्स डाल के बनाया जाता है, फैट का कंटेंट उसमें कंट्रोल किया जाता है ना, वो नेचुरल काऊ मिल्क नहीं होता है। तो हम कुछ सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं, बस यही है डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू ईएफबी। क्या डेफिनेशन है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस अलोंग विद ऑर्गेनिज्म, या तो उसकी सेल, या तो उसका कोई पार्ट, या तो कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग बना लो जो कि हमारी भलाई के काम आए, या हमें किसी प्रकार की सर्विस मिले। अच्छा, सर्विस में क्या आ गया? जैसे कोई प्रोटीन आपको मिल रही तो ये क्या सर्विस ही तो मिली आपको ये सर्विस मिली ना, प्रोटीन। रोजी काऊ हम लोग ने बनाई थी, याद है ना, हम लोगों ने एम्फीसीमा के इलाज के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया। आगे अब हम सिद्धांत देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्यों कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं। तो यानी दो प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ठीक है, दो कोर टेक्निक के कारण ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। तो कितनी कोर टेक्निक? दो कोर टेक्निक में पहली कोर टेक्निक का नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जिसमें हम अपने जेनेटिक मटेरियल को काट छाट करके बदल सकते हैं। यानी क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी टू अल्टर मतलब बदलना, किसकी? केमिस्ट्री को बदल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल में काट छाट करके उसके अंदर बदलाव कर देंगे, और जब बदलाव कर देंगे तो इसी इंजीनियरिंग को क्या बोलते हैं? यानी जीन में करी गई काट छाट या कलाकारी क्या कहलाएगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, दूसरा होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ये बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग को केमिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, ये इसको केमिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। तो बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का दूसरा नाम केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें करते क्या है? इसमें हम अभी आपने किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को परिवर्तित कर दिया, यानी मॉडिफाई कर दिया। अब वो ऑर्गेनिज्म एडवांस हो गया पहले से कि वीक हो गया? एडवांस हो गया। अच्छा, जब एडवांस हो गया तो अब आप उसको ग्रो कराएंगे किसी मीडियम में। जब किसी मीडियम में ग्रो कराएंगे तो वो क्या करेगा? मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो एक बैक्टीरिया 0.001 मिलीग्राम इंसुलिन बना रहा है, ऐसे आपने करोड़ों बैक्टीरिया ग्रो करा के बना लिए। अब आप बताओ, करोड़ से 0.001 मिलीग्राम को जरा गुणा करो, तो क्या आपको लगता है लाखों लीटर प्रोडक्ट नहीं मिल जाएगा? लाखों लीटर प्रोडक्ट मिल गया, और ये पूरी दुनिया के काम आएगा इंसुलिन, है ना। तो इसके लिए आपको कैसा मीडियम चाहिए? स्ट्राइल। अगर आपने स्ट्राइल मीडियम यूज नहीं किया तो इंसुलिन के साथ साथ रोग भी चले आएंगे, पैथोजन भी आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। आपको जो इंजेक्शन मिलता है वो अल्ट्रा प्योर होता है, 99.99 नहीं, 100% प्योर होता है। डिटॉल नहीं है जो 99.99 उसको मारेगा, है ना, 100% प्योर चाहिए। फिर लिखा हुआ है इससे क्या होगा? इससे डिजायर्ड माइक्रोब्स को तो ग्रो करा पाओगे आप, और अनडिजायर्ड ग्रो नहीं करेंगे। यानी अब आपको हर चीज लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा, एंटीबायोटिक मिल सकता है, वैक्सीन मिल सकती है, या एंजाइम्स मिल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर है कि एसेक्सुअल? क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस छुपे रहते हैं, जबकि एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होते हैं। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता है। क्लोन का मतलब होता है 4 बच्चे बने, अगर एक पेरेंट से 4 बच्चे बने। अच्छा, एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर उससे एक आलू से 4 आलू के पौधे आपने बनाए, मतलब आलू को काटते हैं, मेड़ में दबा देते हैं, और जितने आलू के पीस होंगे, जितने उसमें से वो बड निकलेगी, उतने पौधे तैयार हो जाएंगे। हमने मान लिया 50 पौधे तैयार हो गए, 50 के 50 आलू आपस में कैसे होंगे? सेम, और उनके मम्मी पापा भी सेम होंगे। तो यानी सबको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोन। यानी इनमें वेरिएशन होगा? नहीं होगा। तो यानी कि वेरिएशन केवल और केवल सेक्सुअल में होता है, ए सेक्सुअल में नहीं होता। देखो लिखा है फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन। फॉर्मर का मतलब पहले वाला की बात वाला? पहले क्या लिखा था? सेक्सुअल।
यानी सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी देता है किसको, वेरिएशन की। और वेरिएशन से ही क्या होता है, एक यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है, किससे, मम्मी के पापा का जीन मिल जाता है और हम लोग में आ गया। अब बताओ मेरे अंदर मम्मी का जीन है कि पापा का, कि दोनों का? तो मेरे अंदर जो क्वालिटीज आई हैं वो केवल मदर की आएगी, फादर की, कि दोनों से आई है ना। यानी मेरा जो स्किन कलर है वो दोनों से मिलकर डिसाइड हुआ, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो दोनों से मिलकर डिसाइड हुआ, है ना। तभी तो कहते हैं मम्मी का ब्लड ग्रुप ये, पापा का ब्लड ग्रुप ये, बच्चे की संभावना बताओ, होता है कि नहीं होता है? मम्मी का ए है, पापा का बी है, तो आप ए बी हो सकते हो, है ना। हो सकता है आप ओ हो सकते हो, क्योंकि अगर मम्मी पापा ए है तो आई ए आई नॉट भी तो हो सकता है, मम्मी आई बी आई नॉट भी तो हो सकती है। तो मम्मी से भी आई नॉट आया, पापा से भी आई नॉट, आप ओ भी हो सकते हो, आप ए बी भी हो सकते हो, राइट। क्लियर है कि नहीं? आप ए भी हो सकते थे, आप बी भी हो सकते थे। फिर क्या बोला गया, लिखा है कि इसमें से कुछ जो, देखो सारे वेरिएशन बेनिफिशियल नहीं होते, इसमें से कुछ होते हैं, सम ऑफ विच, इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन यहां से बनेगा और गलत करोगे आप। क्या सारे वेरिएशन से फायदा होता है? नहीं, कुछ वेरिएशन से फायदा होता है, सारे वेरिएशन से फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन, आपने पढ़ा था एवोल्यूशन वाले चैप्टर में कि वेरिएशन हमेशा कुछ वेरिएशन फायदेमंद होते हैं हमारी पॉपुलेशन के लिए, और इन्हीं को नेचर सेलेक्ट करती है, और इसीलिए हम अपने पॉपुलेशन में फिट रहते हैं। और इसी को बोला था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस टर्म किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। और इस थ्योरी का नाम क्या दिया गया? नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या बोला गया, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन प्रिजर्व रहते हैं, यानी नहीं दिखते, एसेक्सुअल में नहीं दिखते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखते हैं, अलाउ होते, परमिट होते हैं। ये प्रिजर्व करती है, ये परमिट करती है, ये प्रिजर्व करती है, ये परमिट करती है। अच्छा, प्राचीन काल में जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करते थे, यानी क्या, सबसे अच्छी क्वालिटी का राइस, लंबा राइस और सबसे मीठा राइस, हमने इसको क्रॉस कराया। एक लंबा राइस है, हमको लंबाई भी ज्यादा चाहिए अगली पीढ़ी में, और हमको मिठास भी ज्यादा चाहिए, चावल में मीठापन भी होता है, तभी उसका फ्लेवर बढ़ता है, ठीक है ना। हमने लंबा चावल भी लिया, हमने मीठा चावल भी लिया, चाहे वो छोटा था, हमने उनको क्रॉस कराया, पॉलन ग्रेन और ओवा लेकर के क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद अब दोनों के गुण एक पौधे में आ गए। ये पौधा कैसा तैयार हो गया? लंबा भी होगा, मीठा भी होगा। और ये पौधा कैसा है? मतलब ये हाइब्रिड है ना। और ये कैसा, नेचुरल हाइब्रिडेशन हुआ कि आर्टिफिशियल? हम लोगों ने कराया, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो ये प्राचीन काल से कराते आए हैं, इसी को बोला गया ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो प्लांट में कराते हैं या एनिमल में भी करा सकते हैं। जैसे एनिमल में कैसे, एक स्ट्रॉन्ग इलाइड बुल, यानी कि जो बुल है, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, सांड, यानी सांड जो मेल होता है उसको हमने बहुत शक्तिशाली लिया, इलाइड का मतलब शक्तिशाली, उसका क्रॉस करा दिया किसके साथ? काऊ के साथ या बफेलो के साथ, है ना, उसके साथ करा दिया। अब क्रॉस कराने के बाद आप बताओ, जो इलाइड की क्वालिटी आई वो बच्चे में पहुंच गई, और दूध देने की जो क्वालिटी आई वो काऊ से पहुंच गई बच्चे में। अब आप बताइए, बच्चे शक्तिशाली भी होंगे और दूध भी देंगे। लेकिन समस्या क्या है, इसके साथ एक समस्या भी है। आप जरा ऐसा सोचो, अगर मान लो ये काऊ की मिल्क देने की क्षमता ज्यादा है, और आपका सांड जो यानी बुल जो है वो शक्तिशाली है। अब लेकिन एक समस्या है, इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है। अब आप बताओ, अच्छी क्वालिटी के साथ साथ बच्चों में बुरी क्वालिटी भी चली गई, बताइए क्या रोगों से लड़ने की क्षमता आएगी? जब मम्मी पापा में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है तो बच्चे में कैसे आ जाएगी? सही है ना। तो क्या दिक्कत आ रही है इस तरह की ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में, कि डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर्स भी बच्चों में ट्रांसमिट हो जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं, हम तो चाहते हैं सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो, खराब ना हो। तो ऐसा अच्छा ही अच्छा हो, उसके लिए कुछ अच्छी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यही है लिमिटेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो क्या लिखा हुआ है, अनडिजायरेबल जीन भी आ जाते हैं किसके साथ? डिजायरेबल जीन के साथ। इस टेक्नोलॉजी में, इस तरह की टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हम जिसमें हम इस तरह का नया जीन बनाएंगे उसको आरडीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बताओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसमें हम जीन को क्लोन करेंगे, यानी जीन को क्लोन करने का मतलब है एक जीन बना लेंगे, उसके बाद उसकी हजारों कॉपीज, लाखों कॉपीज, करोड़ों कॉपीज बनाएंगे, ठीक है। फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, जीन को पहले बनाएंगे, फिर जीन को ट्रांसफर करेंगे होस्ट में,
ठीक है, और लिखा है ओवरकम दिस लिमिटेशन, यानी जो ऊपर समस्या आ रही थी अब वो समस्या नहीं आएगी। क्या समस्या आ रही थी? अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी डिजायरेबल के साथ आ रहे थे, अब केवल और केवल कौन से कैरेक्टर आएंगे? डिजायरेबल। अनडिजायरेबल कैरेक्टर रुक गया, राइट। लिखा हुआ है हम पहले जीन लेंगे और केवल डिजायरेबल जीन लेंगे, अनडिजायरेबल हटा देंगे। लिखा है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन, मतलब ये जीन है, इसका ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ए पार्ट, हमें बी पार्ट चाहिए। ए पार्ट कैंची निकालो, काटो, फेंक दो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई अच्छा जीन लगाओ, फेविकोल से जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये जो नया डीएनए बना, ये कैसा डीएनए है? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इसको मेरे अंदर डाल दो, मैं होस्ट हूं, मेरे अंदर डाल दो, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई होने दो, अब मल्टीप्लाई होने दो कि मतलब मल्टीप्लाई होने देंगे तो मैं ऐसे, मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं, लेकिन बैक्टीरिया के साथ पॉसिबल है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे मल्टीप्लाई होने लगेगा और कुछ ही पलों में करोड़ों अरबों खरबों में पहुंच जाएगा। और अगर एक बैक्टीरिया से एक्स प्रोडक्ट, एक्स ग्राम प्रोडक्ट बनता है तो 2 करोड़ से 2 करोड़ इंटू करोड़ एक्स ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब आगे, डू यू नो द लाइकली द पीस ऑफ द डीएनए। अब ये आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है मान लो हमने आरडीएनए बना भी लिया या नहीं भी बनाया, मान लो कि डीएनए है, हमने किसी होस्ट में डाल दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया किसी तरह से। अगर ये डीएनए हमने बैक्टीरिया में डाल भी दिया तो पता है क्या, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास ओरी नहीं है। ओरी क्या होता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसीलिए जब तक आप किसी भी डीएनए को किसी होस्ट में डाल रहे हो विदाउट ओरी, तो वो 100% मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो आप एक काम करो ना, इसको ओरी के साथ डालो। इसको किसके साथ डालो? तो ओरी कहां मिलेगा? ओरी मेन क्रोमोसोम के पास मिलता है या किसी क्रोमोसोम में मिलता है, तभी तो क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करता रहता है। तभी तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में भी 46 ही जाएगा। 23 फ्रॉम फादर साइड, 23 फ्रॉम मदर साइड, तो बच्चे में कितना पहुंचा? अच्छा, तो अगर मेरे जीन मल्टीप्लाई नहीं होते या मेरा क्रोमोसोम मल्टीप्लाई नहीं होता तो बच्चों में कैसे पहुंचता? है ना, नहीं पहुंचता। इसका मतलब मेरे सेल के अंदर ओरी है, यानी हर सेल के अंदर ओरी होता है। आप ओरी को ले लो और उसके साथ उस डीएनए को इस डीएनए के साथ जोड़ दो, अब उसके बाद किसी होस्ट में डालो, आप बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या आप भविष्य जानते हैं किसी डीएनए का? लिखा हुआ है कि अगर हम किसी तरह से उसको किसी सेल में ट्रांसफर कर दें, या किसी एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है किसी और का डीएनए किसी और के अंदर डाल देना, यानी मेरा डीएनए बैक्टीरिया में डाल दो, तो क्या वो मल्टीप्लाई होगा? नहीं, ठीक है। मोस्ट लाइकली कहता है ज्यादातर ये जो डीएनए है ये नहीं डिवाइड होगा, नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल, यानी कि ये जो एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया 2 से 4 में नहीं जाएगा। लिखा है लेकिन जब हम इसको जोड़ देंगे मेन जीनोम के साथ, रेसिपिएंट के जीनोम के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई होने लगेगा और ये पहुंच जाएगा होस्ट के डीएनए में। एंड दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए बिकम्स द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि अब ये क्रोमोसोम का पार्ट बन गया। अच्छा, क्रोमोसोम का पार्ट बनने से मतलब है कि अब इसको ओरी मिल गया। अगर ओरी मिल गया तो क्या हो जाएगा? ओरी होता क्या है? स्पेशल डीएनए का सीक्वेंस, जो 80 रिच होता है कि जीसी रिच? 80 रिच की जीसी रिच? 80 रिच, तभी तो टूटना आसान होगा। अगर जीसी रिच होगा तो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, अगर 80 रिच होगा तो डबल डबल बॉन्ड होंगे। आप बताओ कौन से बॉन्ड तोड़ना आसान है? तो ओरी हमेशा 80 रिच होता है ना। प्रोकैरियोट्स में कितने ओरी होते हैं? 1। और यूकैरियोट्स में? अब ये कैसे याद रहेगा? प्रोकैरियोटिक डीएनए छोटा होता है और सर्कुलर होता है, यूकैरियोटिक डीएनए बड़ा होता है और लीनियर होता है। तो आप बताओ, जो बड़ा डीएनए उसके पास अनेक पॉइंट होने चाहिए रेप्लिकेशन के लिए, और जो छोटा सा डीएनए सर्कुलर डीएनए उसके पास एक पॉइंट भी हो तो चलेगा। तो किसके पास एक पॉइंट होना चाहिए? प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? और यूकैरियोट के पास बहुत सारे, क्योंकि हमारा डीएनए बड़ा है उनका डीएनए छोटा है, उसके पास एक ओरी, हमारे पास अनेक ओरी, ठीक। और इसीलिए लिखा है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि 80 रिच होता है। क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो आया नहीं है लेकिन आ सकता है। और इसी को बोलते हैं ओरी, और ओरी ही वो पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब यदि किसी डीएनए को, किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को, यानी किसी और का डीएनए अगर हम इसके साथ इंटीग्रेट कर दें तो ये तुरंत उस क्रोमोसोम का पार्ट बन जाएगा और उसको मिल जाएगा क्या? ओरी। और अब वो एलियन डीएनए लिंक कर दिया आपने जब ओरी के साथ, तो वो एलियन पीस ऑफ डीएनए रेप्लिकेट होगा कहां पे? होस्ट पे। अपने आप रेप्लिकेट करे होगा कि हमें कराना पड़ेगा? अपने आप रेप्लिकेट होगा,
ठीक है, और लिखा हुआ है अगर रेप्लिकेट होगा तो हमने तो एक डीएनए भेजा था अंदर, इसकी करोड़ों कॉपी बन गई, तो करोड़ों कॉपी बन जाने को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग, और क्लोनिंग करके आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएगी, करोड़ों एक जैसी कॉपीज बन जाएगी। तो ये पता चल गया कि ओरी का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है ओरी मिलेगा कहाँ? ओरी किसके पास मिलेगा? तो ओरी मिलता है प्लाज्मिड के पास, वेक्टर के पास। ओरी किसके पास मिलता है? और सबसे कॉमन वेक्टर होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी होता है, बैक्टीरियोफेज भी होता है, कॉस्मिड भी होता है, फैगमिड भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन है प्लाज्मिड, ये हाईलाइट किया गया है। अच्छा, प्लाज्मिड होता क्या है? लेट अस फोकस द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेशन डीएनए। मतलब कह रहा है अब हम डिस्कस करेंगे पहला बार, जीवन में पहली बार, जो वर्ल्ड में पहली बार आरडीएनए किसने बनाया और कैसे बनाया। तो लिखा हुआ है पहला जो आरडीएनए बनाया गया उसमें हमने डीएनए को निकाल लिया, और निकालने के बाद हमने उस डीएनए या जीन को जिसके पास एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एंटीबायोटिक जिसके पास प्रॉपर्टी थी, हमने उसको एक नेटिव प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। नेटिव प्लाज्मिड मतलब लोकल प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। प्लाज्मिड होता क्या है? बैक्टीरिया के पास, कुछ बैक्टीरिया के पास मेन क्रोमोसोम के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। मेन क्रोमोसोम ये रहा सर्कुलर, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उससे छोटा, ये मेन क्रोमोसोम या जीनोमिक क्रोमोसोम है। ये नॉन जीनोमिक क्रोमोसोम है यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, और ये इसके पास भी हो रही है, इसके पास भी हो रही है। तो ये क्या करता है? ये मेन काम करता है, ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करेगा। ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, और यही है प्लाज्मिड। क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिकली डिवाइड करेगा कि नहीं? ऑटोनॉमिकली का मतलब होता है अपने आप, ऑटोमेटिकली डिवाइड करेगा। कैसा है? सर्कुलर। और एक्स्ट्रा बोला था कि मेन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए का बना होता है कि आरएनए का? डीएनए का, ठीक है। और कहां से निकाला? साल्मोनेला टाइफीमोरियम से। साल्मोनेला टाइफी नहीं लिखा है, टाइफीमोरियम। टाइफी से तो टाइफाइड हो जाएगा, टाइफीमोरियम उसी का एक कजिन है, लेकिन वो टाइफाइड कॉज नहीं करता, ठीक है। तो क्या किया? पहले हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला डीएनए लिया, उसके बाद हमने एक नेटिव प्लाज्मिड लिया साल्मोनेला टाइफीमोरियम से। हमने इसको निकाल लिया, किसी तरह सेल से इसको बाहर निकाल लिया, और अपना डीएनए इसके साथ जोड़ दिया। अब ये जो हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए, इसको काटने के लिए, पहले प्लाज्मिड को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया गया। पहले प्लाज्मिड को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया गया। कैंची का नाम था आरी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पर भी। अब तक 900 से भी ज्यादा आ रही, और लगभग 230 स्टेन की हेल्प से खोज चुके हैं। और पहला डिस्कवर्ड आरी था हिंड सेकंड। तो ये काम किसने किया? पहले स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने सन 1972 में आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये रहा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, आइसोलेट कर लिया। और उसके बाद और प्लाज्मिड ले लिया, ये रहा प्लाज्मिड, दोनों को जोड़ दिया। काटने के लिए देखो, पहले काटा गया होगा, काटने के लिए क्या चाहिए? और जोड़ने के लिए फेविकोल। फेविकोल का नाम डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। अगले पेज पे लिखा हुआ है, ये देखो। काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, सीजर का नाम, हाँ कैंची, मतलब हिंदी में मैं बोल रहा था। तो मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि कैंची चाहिए, कैंची का नाम था आरी, कैंची का नाम था आरी। और कटा हुआ जो डीएनए था, हमने उसको जोड़ दिया, किसके साथ जोड़ दिया? प्लाज्मिड डीएनए के साथ। अब प्लाज्मिड डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ये क्या करेगा? ये ट्रांसफर कर देगा हमारे डीएनए को होस्ट के अंदर। अब कहता है क्या, कैसे कर देगा? जैसे मान लो मुझे मलेरिया है, मुझे फीमेल एनोफ्लीज ने काटा, तो मेरा ब्लड उसने सक कर लिया। जब मेरा ब्लड सक कर लिया तो मेरे अंदर के पैथोजन उस मॉस्किटो के अंदर चले गए। उसी मॉस्किटो ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा, तो मेरे अंदर वाले जो पैथोजन थे वो उसके अंदर ट्रांसमिट हो गए। अब आप बताओ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग किसने फैलाया? मॉस्किटो ने। तो मॉस्किटो को हम वेक्टर कह सकते कि नहीं कह सकते? इन द सेम वे, अगर एक डीएनए को दूसरे होस्ट में डालना है तो हमें एक वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सबसे कॉमन वेक्टर होता है प्लाज्मिड। यही लिखा हुआ है, चेक करिए। कह रहा है आप जानते होंगे कि मॉस्किटो जो है, जो कि एक इंसेक्ट वेक्टर है, वो ट्रांसमिट करती मलेरिया का पैथोजन कहां पे? एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में। इन द सेम वे प्लाज्मिड भी एक वेक्टर है, वो भी डिलीवर करेगा
कोई डीएनए, कोई फॉरेन डीएनए, एलियन का मतलब फॉरेन, कोई फॉरेन डीएनए कहां पे, होस्ट में, और कह रहा है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कह रहा है काटा तो आपने आरई से था, जब ये वाला जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और प्लाज्मिड को, दोनों को आपने कैसे जोड़ा, लिंकिंग कैसे पॉसिबल हो पाई, लिंकिंग पॉसिबल हो पाई है एक एंजाइम से, नाम क्या है, पूरा नाम है डीएनए लाइगेज। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये जोड़ देता है दोनों एंड्स को, ये एंड ये एंड ये एंड ये एंड, ऐसे जोड़ देगा। दिस मेक्स द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनॉमसली डीएनए, कहता है अब ये नया सर्कुलर डीएनए बन गया, इधर का हिस्सा आपका मंचा है, इधर का प्लाज्मिड का है, आपने जोड़ के एक नया राउंड डीएनए बना लिया। ये राउंड डीएनए रेप्लिकेट करेगा, क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड के पास क्या था, ओरी, प्लाज्मिड के पास ओरी था, तो अब ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अब इसको एक काम करते डाल देते किसी के अंदर जहां पे रेप्लिकेट करे। अच्छा आप खुद बताओ, डीएनए हवा में लेके ऐसे लटका दे, क्या वो रेप्लिकेट करेगा, अनटिल अनलेस कि उसको किसी सेल में ना डाला जाए, तब तक डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, राइट। तो क्या बोला गया, जब डीएनए को ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पे ट्रांसफर किया गया, ई कोलाई, और ई कोलाई मैच करता है लगभग किससे, साल्मोनेला, साल्मोनेला से क्लोजली मैच करता है, यानी दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, और ये सबसे पॉपुलर होस्ट है। अब हमने उसके अंदर डाल दिया, अब डालने के बाद एक बात बताओ, हमने कार में चाबी लगा ली, उसी कार की चाबी है, तो भी कार स्टार्ट नहीं होगी अनटिल अनलेस कि उसमें पेट्रोल ना हो। कार में बैटरी है, सब कुछ है, लेकिन अगर डीजल या पेट्रोल नहीं है तो क्या कार स्टार्ट होगी। तो आपने डीएनए डाल तो दिया है होस्ट के अंदर, अब क्या वो रेप्लिकेट करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, पेट्रोल नहीं मतलब है कुछ किसी चीज की कमी है। अब बैक्टीरिया के लिए पेट्रोल तो चाहिए नहीं, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना है तो एंजाइम चाहिए, कौन सा एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, ये देखो लिखा है। अब होस्ट के अंदर आपने डाल दिया, अब ये एंजाइम दे दो उसको, जब एंजाइम दोगे पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल जैसे ही मिला अब गाड़ी चल पड़ी, यानी मल्टीपल कॉपीज बनाने लगा, ठीक है। और अब जब मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की, तो ई कोली वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ई कोली, यानी इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहने लगे, और क्लोनिंग जिसके अंदर होती है उसको होस्ट कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं जीन क्लोनिंग, पूरा नाम है जीन क्लोनिंग, प्रोसेस का नाम है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, और होस्ट का नाम ई कोली। अच्छा आपने कितने स्टेप में प्रक्रिया कराई, 3 बेसिक स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप डिजायरेबल जीन वाला डीएनए तलाशो, पहले डिजायरेबल जीन वाला डीएनए हमें तलाशना पड़ेगा। दूसरा, अब उसको किसी होस्ट में डालो, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालते, वो प्लाज्मिड के साथ जोड़ के ही डालते हैं, डायरेक्ट उसको नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल कैरेक्टर, नंबर 1। नंबर 2, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करिए। नंबर 3, होस्ट के अंदर वो डीएनए को मेंटेन करिए, मतलब क्या, मैंने वही बोला ना, पेट्रोल भी देते रहिए, पेट्रोल नहीं देंगे गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, है ना। अगर मान लो एंजाइम खत्म हो गया, गाड़ी रुक जाएगी, या एंजाइम नहीं उसको मिला, गाड़ी रुक जाएगी। तो यानी क्या, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, चेक करिए कि जो डीएनए है वो ट्रांसफर होके जा रहा है कि नहीं प्रोजेनी में, अगर नहीं जा रहा है तो आपका एक्सपेरिमेंट गलत है, जा रहा है एक्सपेरिमेंट इज राइट। अब आते हैं टूल्स पे, अभी हमने सिद्धांत पढ़े, प्रिंसिपल्स पढ़ा, अब हम टूल्स पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा क्या क्या टूल्स चाहिए, सोच के ही बताइए। पहले आपको चाहिए डिजायर्ड डीएनए, दूसरा आपको चाहिए प्लाज्मिड या वेक्टर, तीसरा आपको चाहिए कैंची, चौथा चाहिए फेविकोल, और पांचवा चाहिए एंजाइम, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज, और छठवां चाहिए होस्ट, वरना कहां एक्सप्रेस कहां कराएंगे। तो आप पढ़ के देखो, रटना नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले या आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले देख लो, अभी तक कंफ्यूज हो रहे थे ना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही आरडीटी कहते हैं, देख लो लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये लिखा हुआ है। कैन बी accomplished only if we have key tool, अगर आपके पास टूल्स नहीं होंगे तो काम ही नहीं होगा, बिना टूल्स के कोई काम नहीं हो सकता। आप खुद बताओ, अगर आपके पास हाथ ही नहीं है तो मोबाइल कैसे चला लोगे, बताओ कैसे चला लोगे, पैर भी नहीं है, आप बताओ, मुंह से चला, तो मुंह से चलाना। सबसे पहले आरी, देखो हाथ होने के बावजूद भी बिना इस पेन की मदद से नहीं पढ़ाया जा सकता। कारण ये है कि हाथ में फ्रैक्शन होता है, ये पेन बिल्कुल, पेन पकड़ने के बाद स्पीड बढ़ जाती है, फिंगर से आप इतनी स्पीड में नहीं लिख सकते,
है ना, इसलिए तो पेन बनाया गया ना, या मार्कर भी इस पे डायरेक्ट तो इसमें स्याही में डुबा के आई लव यू थोड़ा लिख रहे हो स्याही में डुबा के, है ना। चलो छोटा मोटा लेटर लिख सकते हो, बड़ा बड़ा नहीं लिख पाओगे। रेस्ट्रिक्शन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग को बचपन में पहले पेंसिल कि अपनी गलतियां सुधार सके, इरेजर, फिर पेन, गलतियां आप सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, पहले इंक पेन से लिखते थे, फिर बॉल पेन से लिखने लगे, क्योंकि अब गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा लाइगेज चाहिए, चौथा अपने को प्लाज्मिड या वेक्टर चाहिए, पांचवा होस्ट चाहिए, और छठवां डिजायर्ड डीएनए इन्होंने लिखा ही नहीं है। देखो डिजायर्ड डीएनए के बिना तो काम ही नहीं होगा ना, डिजायर्ड डीएनए लिखा ही नहीं, तो सारी चीजें चाहिए। अब आई बात आरी की, लिखा है इन द ईयर 1963 में दो समस्याएं सामने थी। क्या कि जो बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरिया को मार देता था। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है जो किसको अटैक करता है, बैक्टीरिया को अटैक कर देने वाले वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। अच्छा आप देखो बैक्टीरियोफेज जैसे ही बैक्टीरिया पे आता था उसको किल कर देता था। कैसे किल करता था, समस्या देखिए, क्योंकि ये दो लाइनें हैं लेकिन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं आज तक। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज है, ये इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये इसका खुद का डीएनए, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। अब ये जैसे ही आता है, आपको पता है कि किसी भी वायरस का कौन सा मटेरियल अंदर आता है, कैप्सिड कभी नहीं आता, केवल जेनेटिक मटेरियल आता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर आ गया। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए अंदर आया, ठीक है, और ये इसका खुद का डीएनए है, क्लियर है, इसने खुद इसको क्या कर लिया, हाईजैक कर दिया, इसने इसके ऊपर भारी पड़ गया। जब ये इसके ऊपर भारी पड़ा तो इसको पनपने नहीं देता है और खुद अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करने लगता है। इसका एंजाइम का प्रयोग करके ये अपना काम कर रहा है, यानी अंदर बहुत सारे वायरस बना लेगा, अपने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बना लेगा, इससे बैक्टीरिया मर जाएगा। तो जब मर जाएगा तो समस्या ही खत्म हो गई। लेकिन ये ना मरे, इसके लिए इसको प्रतिरोधक क्षमता दी गई। प्रतिरोधक क्षमता के तहत इसको दे दिया गया है कैची, यानी आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। देखो नाम ही है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबद्ध करना, रोक देना, कहते नहीं है रेस्ट्रिक्ट, यू आर रेस्ट्रिकेटेड, यानी आप रोक दिए गए हो, कॉलेज नहीं आओगे, या रेस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास, या कहीं जो सरकारी डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स, वहां कैमरा ये सब नहीं आप चला सकते, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी का मामला, देश की सिक्योरिटी का मामला। अगर कभी एयरपोर्ट पे भी अगर आपने कभी जबरदस्ती फोटो क्लिक करी तो सीधे डीजीसी के नियम के अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट हो सकते हो, सीआईएसएफ आपको अरेस्ट कर सकती है। तो इसी तरह से जो लोग खींच तो लेते हैं, अब तो थोड़ा सा ढील दे दी है, क्योंकि अब मोबाइल कहां तक सरकार रोकेगी। लेकिन क्या होता है, एयरप्लेन मोड ऑन रखना होता है फ्लाइट में, उससे क्या होता है, वरना फ्लाइट की सेफ्टी वो हो जाएगी, उसके जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, रेज निकल रही, रडार सिस्टम, वो रडार सिस्टम में बाधा आएगी, और रडार सिस्टम में बाधा आई तो समझो, है ना। इसलिए वो आपकी सेफ्टी के लिए ही बोला जाता है, लेकिन लोग मानते नहीं है और मोबाइल ऑन करते हैं, हालांकि सिग्नल चला जाता है ऊपर, लेकिन उनका वाईफाई आता है, उनका एयरप्लेन का वाईफाई खुद का काम करता है, लेकिन वो क्यों नहीं जोड़ने देते सबको, क्योंकि उससे उसमें वो डिवाइस में बाधा आ सकती है। पता लगा रडार का सिस्टम कनेक्शन खत्म हुआ, आप वहीं पे क्रैश हो गए। अब देखो इसी तरह से इसको आरई दे दिया गया। अब आरई क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, मतलब ये रेस्ट्रिक्ट करेगा, और है कैसा, एंडो न्यूक्लियस, मतलब ये इसके डीएनए को काट देगा, इसके डीएनए को काट देगा। कौन किसके डीएनए को काटेगा, दुश्मन के कि खुद के, दुश्मन कौन है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, कौन काटेगा, आरई। इससे इसकी ग्रोथ यहां होगी कि नहीं होगी, तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कैसे, काट करके, किसके डीएनए को, इसके डीएनए को काट करके रेस्ट्रिक्ट कर दिया ग्रोथ, इसी को बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और अभी पढ़ना भी, लिखा हुआ है एक लाइन, वहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन समस्या क्या हो गई, समस्या ये हो गई, जब इसने इसके डीएनए को काटा तो खुद का डीएनए भी कट गया। बताइए, कैंची चलाने का भी वो आइडिया होना चाहिए, कैंची चलाने का भी आइडिया होना चाहिए। हम लोग अगर कपड़े काटे तो टेढ़े मेढ़े कटेंगे, लेकिन जो टेलर होता है ना, वो एक्सपर्ट होता है, कपड़े देखो बिल्कुल जिस डिजाइन में काटे उसी डिजाइन में कटेगा।
हम लोग अगर कटिंग करें शर्ट की जगह कुछ और बन जाएगा, पोछा, है ना, या रुमाल बन जाएगा धोती को फाड़ के रुमाल हो जाएगा। तो इसका मतलब आरी जो है वो क्या करता है, वो विशेष तरीके से कट, ये इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया, क्योंकि इसको यही नहीं पता था कि काटना किसको है, काटना इसको था, पर इसने जब कैंची चलाई तो खुद पे भी कट गई, ये भी कट गया। तो नेचर ने इसको एक और एंजाइम दिया कि देखो तुम एक काम करो, एक और एंजाइम लो। इसका नाम क्या था, मिथाइलेज। और मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है किसके, इसके चारों तरफ, खुद के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब जब कैंची चलाएगा तो बताओ ये नॉन मिथाइलेटेड है कि मिथाइलेटेड, नॉन मिथाइलेटेड। और ये अब बताओ कैंची किसको पहचानेगी, नॉन मिथाइलेटेड, यानी इसको पहचानेगी और इसको कुतर देगी। अब ये बच गया। तो कितने एंजाइम दिए नेचर ने इसको, 2। एक क्या करेगा, एक खुद के डीएनए को बचा रहा है, कौन सा, और एक किसको, दुश्मन के डीएनए को काट रहा है, जिससे इसकी ग्रोथ यहां रेस्ट्रिक्ट हो सके। अब पढ़ के देखो आप, 1963 में कितने एंजाइम खोजे गए, 2, जो रेस्ट्रिक्ट करेंगे। देखो बार बार मैं फोकस कर रहा था इस बात पे, जो रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसकी ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कहां पे, बैक्टीरिया। और सबसे पॉपुलर बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई। वन ऑफ द एडेड द मिथाइल ग्रुप ऑफ द डीएनए, एक मिथाइलेशन करेगा यानी मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा और दूसरा कट करेगा डीएनए को। द लेटर वाज कॉल्ड द आरई। पहला डिस्कवर्ड आरई कौन सा बताया था, हिंट सेकंड। और ये कोई भी आरई डीएनए के लिए स्पेसिफिक होता है। मैं कहने का ये तात्पर्य है कि अगर पीले कलर का आरई है तो पीले कलर की कैंची से ही कटेगा, अगर नीले कलर का आरई है तो नीले कलर की कैंची से ही कटेगा। नीला वाला पीले पे काम नहीं कर सकता, पीला वाला नीले पे काम नहीं कर सकता। लाल वाला आरई है तो लाल वाले पर ही काम करेगा, सफेद वाला आरई है तो सफेद वाले पे ही काम करेगा। ठीक है ना, स्पेसिफिक होते हैं, कभी भी किसी और का आरई किसी और पे काम नहीं करेगा। जैसे आपका जो गाड़ी का रिमोट होता है वो आपकी गाड़ी पे ही काम करेगा। सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो शोरूम में, आपकी कार क्लिक करो तो आपकी कार ही खुलेगी, किसी और की कार नहीं खुलेगी, क्योंकि हर बार कोड बदल देते हैं वो लोग, हर बार कोड बदल देते हैं। वरना क्या होगा पता लगा, एक कार एक से ऑन की, सारी गाड़ियां कट 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 खुल गई, है ना, तो क्या होगा, इससे चोरियां और बढ़ जाएंगी, है ना। तो इसीलिए क्या हो गया, हर चीज स्पेसिफिक बनाई जाती है, तो स्पेसिफिसिटी होती है। तो स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। और जब ये खोजा गया, हिंड सेकंड जब खोजा गया तो उसकी फंक्शनिंग कितने साल बाद पता चली, 5 साल बाद। ये लिखा हुआ कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। जब खोजा गया तो उसके बाद इसकी फंक्शनिंग या कैरेक्टर पता चला 5 साल बाद। और ऐसा पाया गया कि ये हमेशा कट करता है सीडीएनए, वो कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर पॉइंट। कहीं से भी काट देता है कि पर्टिकुलर पॉइंट से काटता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट, या रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और कितने बेस का बना होता है, ज्यादातर आरई 6 बेस पेयर पर काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी 6 पर काम करते हैं, ज्यादातर 6 पर काम करते हैं, पर कुछ 5 कुछ 4 पर भी काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द पे, तो ज्यादातर 6 पर काम करते हैं। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इसी को आगे चल के मैं बोलूंगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज आल्सो नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और हिंड सेकंड के अलावा आज तक हम कितने खोज चुके हैं, मोर देन 900, 900 से भी ज्यादा। और कितने स्ट्रेन की मदद से, 230, ओवर 230 स्ट्रेन की मदद से, मतलब 230 स्ट्रेन की ज्यादा की से भी ज्यादा की मदद से हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं डिफरेंट सीक्वेंस। हर एक आरई डिफरेंट सीक्वेंस को पहचानता है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक होते हैं ना, स्पेसिफिक होते हैं। कह रहा है इसको नाम देने का एक विधि यूज किया गया, कन्वेंशन ऑफ नेमिंग है। कन्वेंशन ऑफ नेमिंग का मतलब हो गया नाम देने का तरीका खोजा गया। तो तरीका ये आया कि जैसे मान लो ई कोली है, तो ई कोली से एस्क्रिचिया कोली नाम है इसका, तो ई से ई नाम ले लो। पहला लेटर किससे आया, जीनस से, अगले 2 लेटर किससे आए, स्पीसीज से, और उसका अगला लेटर किससे आएगा, स्ट्रेन से। तो RY13 स्ट्रेन, RY13, ठीक है। ये रोमन नंबर इस बात को शो करता है कि हमने उस स्ट्रेन के किस सीक्वेंस पर खोजा है। यानी उस स्ट्रेन, मान लो RY स्ट्रेन है, हमने इसको 13वें नंबर पे खोजा है, या RY स्ट्रेन होता है हमने इसको 11वें नंबर पे खोजा, या RY स्ट्रेन हमने इसको 2nd नंबर पे खोजा। तो यानी उसी स्ट्रेन की मदद से किस सीक्वेंस में खोजा है, कितने अटेम्प्ट के बाद ये खोजा गया, वो उस चीज को दर्शाता है। देखो पढ़ के आप, पहला लेटर कहां से आता है,
जीनस से लिखा है, फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम द जीनस, और वो भी कैपिटल होता है, ध्यान देने की बात है, कैपिटल होता है। अगले दो लेटर स्मॉल होते हैं, ये अगले दो लेटर स्मॉल होते हैं, वो स्पीसीज से आते हैं। किससे? जिस प्रोकैरियोट से निकाला गया है, ये जिससे आइसोलेट किया गया है। एग्जांपल ECOR1 कम्स फ्रॉम द एस्क्रीचिया, ये देखो E आया स्क्रीचिया से, CO आया कोली से, RY स्टेन 13 उसके ऑर्डर को दर्शाता है। लिखा है R इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द स्टेन, R जो RY है स्टेन है, और रोमन नंबर आगे जो भी है वो एंजाइम के ऑर्डर को दर्शाता है। लिखा है ना, ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर डिस्कवर्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द स्टेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब उस स्टेन के आगे जो भी नंबर होता है वो ये दिखाता है कि इस स्टेन के मदद से कितनी बार में हम इसको खोज पाए हैं। आरी जो होता है बिलोंग्स टू द लार्जर क्लास, आरी बड़ी क्लास को बिलोंग करता है कि छोटी क्लास को? आरी बहुत बड़ी क्लास है, बहुत छोटी नहीं है। अरे 900 से भी ज्यादा आरी तो अब तक खोज चुके, क्या लगता है 100-200 नहीं, 900, यानी अभी 1000 की श्रेणी में पहुंच गया है। अब तक तो बहुत ज्यादा हो गए होंगे, ये तो पुराना डाटा है। आरी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कैंची जो किनारे से काम करेगी उसे एक्सोन्यूक्लियस, और एक कैंची जो बीच से काटेगी एंडोन्यूक्लियस। कौन सी हमारे काम की है? एंडो। कौन सी बेकार है? एक्सो। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस हमेशा एंड से काटेगा, जबकि एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन से काटेगा, वो भी कहां से? अंदर से काटेगा। Whereas endonuclease makes cut at the specified within the DNA, ये लिखा within और ये लिखा end of the DNA। जो end से काटेगा उसे एंडोन्यूक्लियस, जो अंदर से काटेगा और वो भी स्पेसिफिक पोजीशन यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हर एक आरी पहले क्या करता है ना, पूरे डीएनए पर, पूरे डीएनए को जांचता है। हर एक आरी पूरे डीएनए पर चलता है और उसको जांच लेता है कितने उसमें वो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मान लो मैं आरी हूं और मैं, ये डीएनए है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये डीएनए है, और मैं चल रहा हूं और मैं मार्क करता जा रहा हूं मन में, अच्छा यहां से मैं काट सकता हूं, फिर मैं यहां गया, यहां से काट सकता हूं। अब मुझे पता लगा कि अब मैं एक डीएनए पे चला, अब दूसरा डीएनए भी तो है मेरे पास। अरे कितने स्ट्रैंड होते हैं, तो अभी मैं 5' से 3' पे आया हूं। अब इधर वाला जो 3' से 5', अब मैं चला, फिर मैंने देखा अच्छा यहां से काट सकते, यहां से काट सकते, तो अब मेरे को कितने हर स्ट्रैंड पे साइटें मिली। तो अब मैं इसको दो साइड से काट रहा हूं, एक साइड से काटा कितने पीस, अरे एक जगह से काटा कितने पेन के पीस बन गए? 2। अच्छा यहां से और काट दिया, कितने बन गए? तो हमेशा लीनियर डीएनए होगा तो जितनी साइटें होंगी इसमें +1 कर देना। बताओ अगर इसमें 5 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो कितने पीस बनेंगे? 6। लेकिन अगर सर्कुलर डीएनए होता, अगर इसमें 2 पीस होते तो यहां से काटता यहां से काटता तो 2 ही तो बनते। अच्छा अगर सर्कुलर डीएनए होगा तो उतने ही पीस बनेंगे जितने सीक्वेंस होंगे, लेकिन लीनियर वाले में हमेशा +1 होता है। बताओ अगर ये लीनियर डीएनए, इसमें 3 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, कितने पीस बने? 4। सर्कुलर डीएनए में 3 है, कितने बने? 3। तो यहां से क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ईच रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस पहले इंस्पेक्ट करता है, पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। एक यदि इसे स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया तो ये वहां पे बंध जाएगा, यानी जिस जगह पे इसको सीक्वेंस मिला वहां पे बंध जाएगा, और बंधने के बाद काटना चालू कर देगा। दोनों स्ट्रैंड को काटेगा कि एक को? दोनों को काटता है, ठीक है। और स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है कि कहीं से भी? और किस बॉन्ड को काटता है? सुगर फास्फेट बॉन्ड को। सुगर फास्फेट बैकबोन को काट देता है, यानी फास्फोएस्टर बॉन्ड को काटता है, याद रखिएगा। सुगर फास्फेट के बीच कौन सा? फास्फोएस्टर बॉन्ड को काटता है, याद रखिएगा। इसी जिसको ये काटता है उसी को लाइगेज जोड़ता है। बताइए सुगर फास्फेट को जोड़ेगा कौन? सुगर फास्फेट को काटेगा कौन? आरी। आरी जो होता है ये बार बार बोल रहा है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही पहचानता है। देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही अब बोलने लगे क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेकंड लाइन में लिखा है, उसी को पर्टिकुलर नाम दे दिया ये। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है, ये रहा वेक्टर का डीएनए रेड वाला, ये ब्लैक वाला फॉरेन डीएनए किसी और का डीएनए। अब दोनों को सेम आरी से काटेंगे। शर्त ये वेक्टर और प्लाज्मिड डीएनए को सेम आरी से काटा जाता है कि डिफरेंट आरी से? सेम आरी से, और सेम आरी है ECOR1 यहां लिया है तो ECOR1 पे यहां भी लेंगे। अच्छा और दोनों किसको पहचानते हैं? दोनों पहचानते हैं सेम साइट को। देखो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखो, गटक GAATTC, ऐसे गटक और सटक। अब देख लो ये पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है? GAA TTC, दोनों तरफ सीक्वेंस सेम आता है। पहचानने का तरीका है कि क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है?
नहीं है, क्या ये है? CCC, जी जी जी, CCC, जी जी जी, है, सही है ना? वैसे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, GAATTC। तो यहां पे भी देखो GAATTC। अब दोनों की रीडिंग सेम है तो RE सेम यूज करना चाहिए। जब RE सेम यूज करेंगे तो ये इसको काट देगा। और देखो दो तरह के एंड काट सकता है, या तो ये यहां से काट देता, देखो या तो ये ऐसे काट सकता था बीचों बीच ऐसे, तो आपको एक पीस ऐसे मिलता, दूसरा पीस ऐसे मिलता, GAACTT, इधर मिलता TTC और AAG, ऐसा मिलता ना। इसको बोलते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट एंड, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। और ये बेकार है हमारे लिए, ये बायोटेक्नोलॉजी के काम नहीं आएगा, हमेशा ब्लंट एंड बेकार होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं दो लकड़ी को जोड़ना है आमने सामने, ऐसे जोड़ दे तो ये बेकार है। हमेशा देखना कारपेंटर लकड़ी को ऐसे जोड़ता है, हमेशा देखना, चेक करना। उससे क्या होता है, सरफेस एरिया देखो ज्यादा है, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, अटैचमेंट ज्यादा होगा। यहाँ सरफेस एरिया कम है, अटैचमेंट साइड कम मिलेगा, ये लकड़ी जल्दी उखड़ जाएगी, ये लकड़ी देर में उखड़ेगी। हमेशा देखना बिडिंग हो, कोना हो, हमेशा ऐसे कट मारा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारे लिए बेकार है, हमें चाहिए ये वाले एंड, ये जो एक तरफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए छोड़ दे। देखो ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, और यहां देखो इसमें डबल के साथ साथ, तो इसको बोलते हैं कोहेसिव एंड या स्टिकी एंड। कोहेसिव का दूसरा नाम स्टिकी एंड। ये ब्लंट या फ्लस एंड कहलाता है, ब्लंट एंड बोलो आप, और ये कोहेसिव या स्टिकी एंड कहलाता है। देखो इसका भी कोहेसिव एंड मिल गया, इसका भी कोहेसिव एंड मिल गया। अब आप खुद देखो दोनों जुड़ सकता है कि नहीं, टी के सामने ए, फिर टी के सामने, फिर ए के सामने, फिर ए के सामने, ठीक है, और ये दोनों जुड़ गया। अब देखो जुड़ गया तो चूंकि साइटें सेम थी जुड़ गई, और जुड़ गई तो इसका मतलब अब एक हमारे पास ये रेड और ब्लैक वाला डीएनए जुड़ गया, तो हमारे पास कैसा डीएनए आ गया, दो डिफरेंट डीएनए को जोड़ के देंगे तो क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीख गए, कंफर्म। और जोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए, लाइगेस, ये लिखा हुआ है थ्योरी में, लिखा हुआ है, हम ऐसे बता रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। कह रहा है क्या आप जानते हैं पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, ऐसे नाम जो दोनों तरफ से सेम हो, जैसे जहाज, हिंदी में जहाज, इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो। जैसे इंग्लिश में मैडम, MADAM, इधर से मैडम पढ़ो या उधर से मैडम पढ़ो, ठीक है ना। या तो मलयालम, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, ठीक है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारे, डालडा, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, नमन, ठीक है ना, नमन मामा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे नाम हो जाएंगे। पापा, चाहे पापा इधर से पढ़ो चाहे पापा इधर से पढ़ो, पापा ही नजर आएंगे। आगे देखो, तो मलयालम, as against the word palindromes where the same word read in the both side, यानी दोनों तरफ वर्ड सेम नजर आएंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होता है उसमें बेस पेयर दोनों तरफ सेम नजर आने चाहिए। और आपको पता है पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, जैसे ये घटक सटक वाला एग्जांपल, घटक सटक, तो ये देखो घटक सटक, और ये ECOR1 का है। RE जो होता है वो डीएनए को पहले पहचानता है, इसको पहचान लिया उसने, अब ये यहां से नहीं काटेगा, लिटिल अवे काटेगा, पहचानने से थोड़ा दूर, यहां पहचाना लेकिन यहां कट नहीं मारेगा, बल्कि लिटिल अवे यानी यहां से कट मार रहा है, यहां से देखो लिखा हुआ है RE कट करता है डीएनए को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उधर काटेगा। और जब सेंटर से उधर काटेगा बट बिटवीन द सेम टू बेस, लेकिन दोनों तरफ का बेस सेम काटेगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये देखो इधर देखो, कह रहा है अगर यहां G और A के बीच कट मार रहा है, यहां पे G और A के बीच कट मार रहा है, तो यहां भी G और A के बीच कट मारेगा, G और A के बीच कट मारेगा। ये देखो मार्किंग गलत लगा दी है, यहाँ G और A पे होना चाहिए, ठीक है। तो उससे रीडिंग सेम तैयार होगी, उससे रीडिंग सेम तैयार होगी। और इस तरह के एंड को क्या बोलेंगे, अभी बड़ा है, स्टिकी एंड बोलेंगे। इस तरह के एंड को क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। और कह रहा है फिगर 9.1 में देखो लिखा है दीज आर नेम्ड बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट। बोलते हैं स्टिकी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये वाला डीएनए ब्लैक वाला और रेड वाला डीएनए आमने सामने आएगा तो दोनों तेजी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जब तेजी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो चिपक जाएगा आपस में, चिपक गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हो गया। देखो क्या लिखा है, दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट एंड द स्टिकीनेस
ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। मतलब स्टिकीनेस बढ़ाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए लाइगेज। आरई जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए बोलते हैं। आरई की मदद से हम लोग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना लिया डीएनए का। और कह रहा है विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। कहता है उसमें दो तरह के डीएनए हैं, एक प्लाज्मिड का डीएनए और एक एलियन डीएनए। तो दो तरह के डीएनए से को जोड़ के एक नया डीएनए बनाया, तो हमारे पास ये वर्ड आया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब दो कॉम्बिनेशन जोड़े हैं इसमें। और कह रहा है जब काटेंगे सेम आरी से तभी आपका डीएनए फ्रेगमेंट सेम टाइप का स्टिकी एंड तैयार करेगा और तभी आप जोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते। शर्त है अगर हम रेड वाले डीएनए को काट दें आरी से ECOR1 से और ब्लैक वाले को काट दे रहे हैं हिंड सेकेंड से, क्या जुड़ेगा? दोनों, एक को हिंड 1 से काटा एक को हिंड सेकेंड से काटा, क्या जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। दोनों को सेम आरी से काटना ये हमारी शर्त है, अदरवाइज जुड़ेगा नहीं, स्टिकीनेस नहीं आएगी। एक एग्जांपल दिया इन्होंने, देखो फॉरेन डीएनए ब्लू कलर का लिया, वेक्टर डीएनए रेड कलर का ले लिया। अब हमने इसको भी काटा उसको भी काटा सेम आरी से, सेम आरी, दोनों को सेम आरी से काटा। सपोज ई को R1 से काट लिया। अब देखो इसके दो साइडें थी, 3 पीस बन गए। इसकी एक ही साइड थी, एक ही पीस बना। देख लो यहां से, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब उसके बाद आप खुद देखो कौन सा पीस यहां इतने गैप में जुड़ सकता है। A B C, बी वाला हमने जोड़ दिया। किसकी मदद से जोड़ेंगे? लाइगेज की मदद से जुड़ गया। अब क्या बन गया? अब उसको होस्ट में डाल दो। होस्ट में डाल देने को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। होस्ट में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फिर ये अपनी प्रोजेनी सेल में चला जाएगा। समझ में आया? बताइए, द मेथड बाय विच द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द होस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये प्रोजेनी सेल में जाते हुए दिखाए कि देखो 1 में पहुंच गया तो ऐसे 2 पे पहुंच जाएगा, 2 से 4 में पहुंच जाएगा, 4 से 8 में पहुंच जाएगा। ऐसे हम क्लोनिंग कर लेंगे। अच्छा, अब ये आपसे कह रहा है, अब ये आपसे कह रहा है कि कैसे डीएनए को निकालेंगे, डीएनए को कैसे अलग करेंगे। मान लो हमारे पास 3 पीस डीएनए के कट गए। अभी हमने देखा था ABC, तो हमें पता कैसे चलेगा? डीएनए तो नेकेड आई से दिखता ही नहीं, और इस लाइट में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, विजिबल लाइट में। बताइए, डीएनए कैन बी विजिबल बाय द नेकेड आई? नहीं। अच्छा, क्या डीएनए कैन बी विजिबल इन द ये विजुअल लाइट? नहीं, विजुअल लाइट से नहीं दिखता, दिखता है यूवी रेडिएशन में। यूवी रेडिएशन से दिखता है और बिना कलर किए नहीं दिखेगा। और कलर करना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड से। कलर करेंगे किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से। किसकी मदद से? किसकी मदद से दिखेगा यूवी रेडिएशन? किस कलर का दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो कटा हुआ डीएनए, आरी से जो काटा है अपने डीएनए, उससे क्या होगा? बहुत सारे पीस बन गए। मान लिया 3 पीस बने, हमें चाहिए था बी वाला, तो लिखा है ये फ्रेगमेंट को अब सेपरेट करें। कैसे करेंगे? टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? किसके कारण? फास्फेट के कारण। ठीक है ना, फास्फेट के कारण। और लिखा हुआ है इसलिए इसको सेपरेट करेंगे, इसको भेज के कहां पे? प्लस की तरफ कि माइनस की तरफ? प्लस की तरफ। अरे माइनस चार्ज है तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। अरे 2 कैथोड लगा दो, 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, एक कैथोड एक एनोड। अब डीएनए पर चार्ज कैसा है? तो ये निगेटिव की तरफ भागेगा कि पॉजिटिव की तरफ? यानी कैथोड की तरफ कि एनोड की तरफ? तो वही तो कह रहा है, डीएनए पे चार्ज है माइनस माइनस माइनस, तो ये भागेगा प्लस 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 की तरफ। और प्लस को आप क्या बोलते हो? एनोड, और माइनस को क्या बोलते हो? कैथोड। और इसके लिए इलेक्ट्रोफोरोसिस वर्ड आपने यूज किया है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक मीडियम का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो जनरेट हो नहीं जाएगी, ठीक है ना, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे हमारे आसपास मीडियम क्या? एयर। हमारा अर्थ खुद एक इलेक्ट्रिक वो है, मतलब मैग्नेट है। सबसे बड़ा मैग्नेट कौन सा है? अर्थ। लार्जेस्ट मैग्नेट इज अर्थ, है ना। अर्थ में मैग्नेटिक एरिया है, देखते नहीं, नॉर्थ साउथ। तभी तो आपका कंपास वहीं रुकता है जाके। आपका कंपास कहाँ रुकता है? वहीं तो रुकता है, नॉर्थ और उसमें
साउथ में। तो इसमें मीडियम का प्रयोग करेंगे। आजकल ये मीडियम उसी से निकालते हैं, अगर मगर, याद है? Nowadays commonly is matrix is agarose, agarose को ही अगर अगर बोला गया था। और किससे निकालते हैं? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ऑल ऑफ दिस। रेड एल्गी, रेड एल्गी में भी दो रेड एल्गी, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया नेचुरल पॉलीमर है कि आर्टिफिशियल? जब एल्गी से निकाल रहे हो, एल्गी नेचर में पाई जाती है, तो आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है? नेचुरल पॉलीमर है। इसी से तो आइसक्रीम, फोम, जेलीज ये सब बनाए गए थे, है ना? और सीवीड, सीवीड से निकालते हैं, सीवीड यानी वही समुद्री एल्गी वगैरह। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू दियर साइज, साइज की शेप की बोथ, साइज की शेप की बोथ। और ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करेगा, ये शेप भी देगा ऑप्शन में, लेकिन केवल साइज को आपको सिलेक्ट करना है, शेप नहीं। शेप से क्या मतलब है? डीएनए के शेप से क्या मतलब है? डीएनए का शेप तो ऐसा ही रहेगा ना, सेकेंडरी। और इफेक्ट कौन सा काम करेगा? छन्ने वाला, छन्नी की तरह काम करेगा। जो मैट्रिक्स है वो छन्नी की तरह काम करेगा। आपको पता है हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक लैटिस क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक बनावट होती है। हर एक मॉलिक्यूल की अपनी एक बनावट होती है। जैसे हम जेल की बात करें तो एग्रोस जेल ऐसे दिखाई पड़ता है, इस तरह के चेन से, चेन जैसा ऐसे होता है। ये देखो, ऐसा ऐसा लगभग इसकी बनावट होती है, ऐसे ऐसे चेन की तरह, ऐसे बिल्कुल ऐसे। अब आप देखो बीच बीच में क्या है? गैप है। तो गैप छन्नी की तरह काम करता है। इसी छन्नी से डीएनए छन जाता है। इसी इफेक्ट को छन्ने का इफेक्ट बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। तो बताइए एग्रोस जेल कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड करता है? और साइज क्यों बोला है? क्योंकि अगर इस जेल का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट लिया तो ये छन्नी के पोर, अरे डाइल्यूट होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर की पास पास, दूर दूर, दूर दूर तो गैप ज्यादा। और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये पोर का साइज छोटा, तो मॉलिक्यूल कैसे मिले, तो डीएनए कैसे मिलेगा? छोटा छोटा पीस की बड़ा बड़ा। If we want to interested to separate the larger size of the DNA, then we have to apply concentrated form of gel या dilute form of gel। अगर बड़े पीस चाहिए डाइल्यूट, छोटे पीस चाहिए तो कॉन्सेंट्रेटेड, तभी तो साइज वर्ड आया है। और ये छन्ने का इफेक्ट ये प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखो लिखा है बाय द एग्रोस जेल, अब तो याद रहेगा। और कह रहा है अगर छोटा पीस आपको चाहिए, छोटा पीस, मान लो यहां से एक इतना बड़ा पीस मिला, एक इतना बड़ा पीस मिला, इससे छोटा है थोड़ा, ये बड़ा कर लो, एक इतना बड़ा पीस मिला, एक सबसे छोटा पीस मिला। तो बताओ जितना छोटा पीस होगा उसकी मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा कहां होगा? कम होगा। और मॉलिक्यूलर वेट कम तो वेलोसिटी। तो बताओ एनोड ये रहा, एनोड ये रहा, कैथोड ये रहा, और इस पे चार्ज कैसा है? तो बताओ सबसे हल्का कौन है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो डी वाला सबसे छोटा है, तो सबसे पहले पहुंचेगा कि सबसे देर में? तो जितना छोटा पीस चाहिए वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द एनोड। और अगर इफ वी वांट टू इंटरेस्टेड इन लार्जर सेगमेंट तो वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम कैथोड। क्वेश्चन पूछा है अभी आगे, यहां पूछ रहा है लोडिंग किस साइड से करते हैं? हाँ, कैथोड से करते हैं। अनलोडिंग कहां से करेंगे? क्योंकि अगर आपने यहां से लोडिंग कर दी होती तो उस पर पहले ही निगेटिव चार्ज था, आपने उसको पहले ही पॉजिटिव के पास पहुंचा दिया, तो सेपरेट कहां होगा? सही है कि नहीं है? कह रहा जितना छोटा पीस होगा उतना दूर चला जाएगा। ये देखो लिखा है स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव, यानी जितना दूर, जितना छोटा होगा उतनी कैथोड से दूर चला जाएगा, मतलब एनोड के करीब चला जाएगा। और कह रहे कि आप बताओ सैंपल को लोड कहां करते हैं? कैथोड से। और अनलोड कहां से करते हैं? अच्छा, अब सेपरेटेड डीएनए को विजुलाइज करना है, लेकिन विजुलाइज नॉर्मल लाइट में तो होगा नहीं। क्या लिखा हुआ है? और बिना स्टेन किए तो नहीं होगा। तो पहले स्टेन करो, स्टेन करने के लिए क्या यूज करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड। और उसके बाद कौन सी लाइट डालेंगे? और कह रहा है याद रखो कि आप प्योर डीएनए को कभी भी विजिबल लाइट में विदाउट स्टेनिंग नहीं देख सकते। अब कह रहा है आपको कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा? ब्राइट ऑरेंज। ऑरेंज में भी डार्क ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज, वेरी ब्राइट टू ब्राइट ऑरेंज के कलर के बैंड दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। और जब इथिडियम ब्रोमाइड के ऊपर आप यूवी लाइट डालोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई पड़ेंगे।
अब इन सेपरेटेड बैंड को जल से सेपरेट करना पड़ेगा। देखो जब हम लोगों ने वो किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हमने इस मेथड को क्या नाम दिया था? जल से इसको हटाने को सडन ब्लॉटिंग, सडन ब्लॉटिंग। लेकिन अब सडन ब्लॉटिंग नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे इल्यूजन। क्या बोलेंगे? इल्यूजन। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्रोस जेल से इन्हें काट के निकालना पड़ेगा। कट आउट का मतलब हो गया अलग करना। कहां से? एग्रोस जेल से। अब इसको जेल पीस से निकालना पड़ेगा। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूजन, बट इन केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इट इज नोन एज सडन ब्लॉटिंग टेक्निक। सडन ब्लॉटिंग टेक्निक, इल्यूजन इन केस ऑफ बायोटेक एंड सडन ब्लॉटिंग टेक्निक इन केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन है? कौन है? डॉक्टर एलेक्स जेफरे, है ना? इसी स्टेप को इल्यूजन या सडन ब्लॉटिंग बोलते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट को प्यूरिफाई कर लेते हैं। अब उससे क्या बनाएंगे? अरे डीएनए को आपने अलग कर लिया, अब उससे बनाना क्या चाहते हो? आरडीएनए। कैसे बनेगा आरडीएनए? जो आपने डीएनए अलग किया है उसको वेक्टर के साथ जोड़ो तो नया जो डीएनए बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्या कह रहा है? आपने प्यूरिफाई कर लिया, अब आप बना सकते हो आरडीएनए। कैसे? बाय ज्वाइनिंग विद वेक्टर। वेक्टर का पूरा नाम होता है क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर का पूरा नाम क्लोनिंग वेक्टर। अब आते हैं क्लोनिंग वेक्टर पे। देखो वैसे अभी तक मैं केवल क्या नाम ले रहा था? सबसे कॉमन वेक्टर कौन है? लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक्टीरियोफेज वेक्टर की तरह काम नहीं करता। बैक्टीरियोफेज भी तो वेक्टर की तरह काम करता है, और इसके पास, दोनों के पास एबिलिटी होती है कि वो तेजी से रेप्लिकेट करता है। देखो कहां पे रेप्लिकेट करेगा? बैक्टीरियल सेल में। इंडिपेंडेंट टू द क्रोमोसोम की डिपेंडेंट टू द क्रोमोसोम, मतलब मेन क्रोमोसोम पर निर्भर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इसके पास खुद का अपना ओरी है, इसके पास खुद का अपना ओरी है, मेन क्रोमोसोम के पास अपना ओरी है, तो ये किसी पर निर्भर क्यों रहेगा? फिर बोला गया बैक्टीरियोफेज बहुत तेजी से कॉपी नंबर बनाता है पर सेल। देखो हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियोफेज बहुत तेजी से कॉपी नंबर बनाता है, तो हमें बैक्टीरियोफेज ही लेना चाहिए। लेकिन हम बैक्टीरियोफेज क्यों नहीं लेते? क्योंकि जितना फास्ट काम करेगा गलती होने का चांस भी उतना ज्यादा है। आप बताओ, एक बार सड़क पे दुर्घटना हो तो इंसान बच जाएगा, एक बार एरोप्लेन पे दुर्घटना हो तो शायद ही बच जाए। क्यों? वहां तो एक गलती मतलब सेकंड, एक सेकंड में आप हजारों किलो, मतलब स्पीड होती है 1000 किलोमीटर पर आवर जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है। नेशनल की होती है 7 से 800 किलोमीटर पर आवर। आप सोचो 7 से 800 किलोमीटर पर आवर, यानी सेकंड का आप स्पीड निकाल लो। एक सेकंड में अगर जहाज दो आ रहे हैं और जरा भी टकराए ना, खत्म, टाटा बाय, है ना, गया। तो सोचो इतने इतने फ्रैक्शन में हो जाएगा। यहां क्या होती है? रोड पे स्पीड है 120 130, हाईवे की बात कर रहे हैं, तो एक बार कंट्रोल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे कोई चांस नहीं है, वहां पे तो मतलब सीधे क्रैश होना है तो क्रैश होना। आज तक कोई भी फ्लाइट अगर क्रैश, मतलब जरा सी भी गलती हुई क्रैश ही हुई है, कभी बची नहीं है। हाँ बहुत लक बाई चांस, बहुत कुछ चमत्कार हो जाए तो शायद ही बच जाए, वरना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूं, बैक्टीरियोफेज बहुत तेजी से कॉपी बनाता है, तो मिस्टेक का चांस भी ज्यादा होगा। तो हम इसको इसीलिए नहीं लेते। हम किसको लेते हैं? प्लाज्मिड को, क्योंकि प्लाज्मिड सेफ है और कॉपी बनाता है, तेज भी है, लेकिन बहुत तेज नहीं बनाता और गलतियां होने का चांस नहीं होता। लिखा है कुछ प्लाज्मिड केवल 1 या 2 कॉपी बनाते हैं बस, तो हमें इनको तो नहीं लेना, इतनी कम भी स्पीड नहीं चाहिए, ठीक है। 1 या 2 कॉपी पर सेल बनाता है। कुछ जो होते हैं 15 से 100 बनाता है, और कुछ जो होते हैं इससे भी ज्यादा बनाता है। और कह रहा है अगर हमें लिंक कर देना है किसको? फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियोफेज के साथ या प्लाज्मिड डीएनए के साथ, तो ये जितनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा उतना ही कॉपी नंबर बना देगा। मतलब प्लाज्मिड अगर 100 कॉपी अपनी बना रहा है तो हमारे डीएनए की भी कितनी कॉपी बनाएगा? 100। अरे जब आप मेरे साथ कार में चल रहे हो, मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आप मेरे बगल में बैठे हो तो आपकी कितनी रहेगी? 100 ही तो रहेगी, है ना। क्लियर है ना। तो वैसे क्या कह रहा है, जितनी बार ये मल्टीप्लाई करेगा तो उतने ही अपने कॉपी नंबर बनाएगा। क्लियर। अब क्या बोला गया? वेक्टर जो है आजकल हम लोग इंजीनियरिंग से बनाते हैं, मतलब आजकल नेचुरल वेक्टर नहीं लेते। कैसे लेते हैं? इंजीनियरिंग का मतलब ये बैक्टीरिया है, ये प्लाज्मिड है, हम ऐसे निकाल के पहले यूज कर लेते थे, कोई काट छाट नहीं करते थे, केवल कैंची से काटा, अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट पे हमने इस प्लाज्मिड को निकाल लिया और पहले इसके साथ छेड़छाड़ करी, और छेड़छाड़ करने में
हमने इसको कन्वीनियंट बना लिया, हमने इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया जो कि पहले नहीं था। इसमें ओरी को चेक कर लिया कि स्ट्रॉन्ग ओरी है कि नहीं है ना, अच्छा ओरी है कि नहीं है। हमने आरओपी साइट डाल दी, आरओपी जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए प्रोटीन बनाएगी, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगी ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, ये डाल दिया। हमने कई सारी रेस्ट्रिक्शन साइट डाल दी, यानी डीएनए जोड़ने के कई स्थान है हमारे पास, और कैंची चलाने के लिए भी हमारे पास मनचाहा स्थान है। पहले हमें पता नहीं रहता था कौन सी कैंची चलेगी, 4-4 दिन 5-5 दिन महीनों यही लग जाता था कौन सी कैंची इस्तेमाल करें। भाई 900 से ज्यादा कैंचियां हैं, एक एक को काट काट के चेक करते थे। आज की डेट पे हमें पता है कि 6 कैंची है और इस स्थान पे ये कैंची चलेगी, इस स्थान पे ये कैंची चलेगी। देखिए ये देखो, आज की डेट पे हमको पता है बाम H1 किसको काटेगा, साल 1 किसको काटेगा, फिक्स है। अगर ऊपर से काटना है तो, नीचे का हिस्सा काटना है तो, अगर ये टॉप पार्ट को हटाना है तो इको R1, इसको हटाना है CLA1, ये हिंड थर्ड, ये PVU फर्स्ट, ये PST फर्स्ट, ठीक है ना, ये ओरी है, ये आरओपी है, ये PVU सेकंड। ये देखो लिखा है आरओपी क्या होती है, कई बार पूछा गया है। आरओपी क्या होता है, आरओपी कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी क्या होता है, प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है ना, प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये ABC करके पूछेगा, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये क्या है। स्पेशली मैं आपको बताता हूं, ये दो तो बिल्कुल मत भूलो। बताओ, बाम H1 और, हाँ ठीक है ना, तो बाम H1 और, हाँ तो बांस, और ये देखो ये PST और PVU, ये PVU फर्स्ट और ये PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट PST फर्स्ट, और ये बास BAS, तो याद रहेगा, ठीक है। बाकी कोई बहुत ज्यादा नहीं पूछता, बाकी कुछ है ही नहीं काम का। तो पहली क्वालिटी क्या होती है ओरी की, ओरी की पहली क्वालिटी होती है, क्लोनिंग वेक्टर में 3 प्रॉपर्टीज दी होती है। पहली क्वालिटी क्या है, ओरी। ओरी क्या होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और कोई भी पीस अगर हमने जोड़ दिया डीएनए का तो वो रेप्लिकेट करेगा विद इन द होस्ट सेल। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, मतलब ओरी ही निर्धारित करेगा कि कितने कॉपी नंबर बनने हैं। अगर ओरी कम स्पीड वाला है तो कम कॉपी नंबर बनाएगा, ज्यादा स्पीड वाला है तो ज्यादा कॉपी नंबर बनाएगा। ये देखो लिखा है, इसीलिए कह रहा है अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि बहुत सारी कॉपी बने टारगेट डीएनए की, तो उसे हाई ओरी वाला सपोर्ट करना पड़ेगा कि लेस ओरी वाला, हाई ओरी वाला करना पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा वेरी हाई, हाई बोल रहा है, वेरी हाई ले लोगे तो मिस्टेक का चांस ज्यादा। अब दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होता है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, ये सिलेक्टेबल मार्कर ये होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन के रूप में। ज्यादातर कॉमनली हमने कौन सा लिया, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और इसका नाम है PBR322। इसको इस प्लाज्मिड को बोलीवार और रॉड्रिगेज ने खोजा था, बोलीवार और रॉड्रिगेज, और ये इसका नंबर शो करता है कि कितने अटेम्प्ट के बाद ये खोजा गया, तो 322वें प्रयास में खोजा गया। तो ये उस नंबर को दर्शाता है कि उन्होंने कितने प्रयास करके इसको बनाया या इसको डेवलप किया, ठीक है। आजकल तो साइंटिस्ट मिल के काम करते हैं, कारपोरेट कल्चर है, आपको पता है आजकल कारपोरेट कल्चर आ गया है। तो कारपोरेट कल्चर का मतलब होता है पहले एक वैज्ञानिक काम करता था, अपना एक दिमाग चलाता था, आजकल 60-60 70-70 100-100 200 साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे। तो क्या होता है, जैसे कहते नहीं 1 और 1 11 हो जाता है, वैसे 1 और 1 111 हो गया। वैसे क्या होता है, साइंटिस्ट का दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है, क्योंकि एक काम कर रहा है दूसरा भी काम कर रहा है, एक ने सजेशन दिया दूसरे का दिमाग और चलने लगा, तीसरे का दिमाग और चलने लगा, तो वो लोग मिल के काम करते हैं। आजकल ऐसे नाम नहीं देते, आजकल यूनिवर्सिटी के आधार पर नाम देते हैं। आजकल जो अभी लेटेस्ट डेवलप किया गया PUC, तो यूसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आजकल साइंटिस्ट का नाम नहीं देते, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। जैसे आपको अभी आगे जो है एनसीईआरटी में तो नहीं दिया, पर वो जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ही डेवलप किया गया, और यूसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, याद रखिएगा। तो हाँ, ये होता क्या है,
ये साइट है और ये साइट है, ये क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करती है? एक सेलेक्टेबल मार्कर आपको ये बताएगा कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा ये बताएगा कि ये डीएनए होस्ट में पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा। मतलब क्या? एक बार बोल के बताइए। एक मार्कर आपको क्या जानकारी देता है कि रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा मार्कर आपको क्या जानकारी देता है कि होस्ट में पहुंच गया कि, मतलब मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, स्टैंडर्ड भाषा, एनसीईआरटी की भाषा जो लिखी है यहाँ पे। देखो इसको आप ऐसे समझोगे, पढ़ पढ़ के तो नहीं समझ आएगा, यहां से अभी समझने की कोशिश करिए। एक मार्कर, कोई भी एक मार्कर, हम ये नहीं कहते यही, कोई भी एक मार्कर इस बात की जानकारी देगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया कि नहीं बना। दूसरी आपको ये जानकारी देगा ये होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया कि नहीं। कैसे? देखो आप कैसे, सपोज हमने यहां डीएनए जोड़ दिया अपना, हमारा मन चाहा डीएनए कहां जोड़ दिया? इस एचए की मदद से हमने यहां जोड़ दिया। कहां जोड़ा है? एम्पिसिलिन पे। अब आप एक काम करो, ये एम्पिसिलिन मीडियम है और ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम है, ठीक। हमने इसको यहां रखा, इसको यहां रख दिया, इस पूरे डीएनए को उठा के यहां रख दिया, इसी डीएनए को उठा के हमने यहां भी रख दिया। अब आप बताओ किसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन खत्म हो गया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस किसके पास खत्म हो गया? जिसके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। बोलो, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है तो डीएनए यहां पे प्रवेश कर गया है। अगर डीएनए यहां प्रवेश कर गया है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो बताओ एम्पिसिलिन में अगर मर रहा है तो ये क्या? रिकॉम्बिनेंट। और अगर एम्पिसिलिन में नहीं मर रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ आया? फिर से सुन लो, अगर ये डीएनए यहां जुड़ गया है तो ये कौन सा डीएनए बना? देख के बताओ पहले। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने इसको जब एम्पिसिलिन में रखा तो आप बताओ, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया। जब ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो बताओ एम्पिसिलिन में अगर मर गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और नहीं अगर मर गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया ना, तो मर गया तो फिर होगा रिकॉम्बिनेंट, और अगर जिंदा रहा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर से समझो, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इस डीएनए के आने से खत्म हो गया कि मेंटेन है? खत्म हो गया। तो एम्पिसिलिन माध्यम में रखने पर ये जो है मरेगा कि जिंदा रहेगा? ये होस्ट मर जाएगा। मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो अब आपको क्या जानकारी मिली कि अगर एम्पिसिलिन में मर गया तो रिकॉम्बिनेंट, नहीं मरा तो। चलो अब दूसरे, अब आप एक काम करो, अब इसको छोड़ दो, अब आप इस मीडियम में आओ, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में आ जाओ। अगर टेट्रासाइक्लिन में रखने पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अगर है, ठीक है, तो आप बताओ क्या होगा? अगर मान लो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये पहुंचा ही नहीं, ये होस्ट में पहुंचा ही नहीं, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में पहुंचा ही नहीं, तो क्या इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो टेट्रासाइक्लिन माध्यम में मर जाएगा। बोलो, अगर मर गया तो क्या? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मर गया तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर ये वाला डीएनए पहुंच गया होता तो ट्रांसफॉर्मेंट, तो फिर बताओ क्या होता? तो जिंदा रहता। समझ में आई कि नहीं आई बात? आप देखो कंफ्यूज हो रहे हो यहां, हम जानते हैं ना, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूजन यही होता है। फिर से सुन लो, पहले मुझे ये बताओ, ये कौन सा डीएनए है? नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट? ठीक। अगर हमने इसको यहां रख दिया एम्पिसिलिन मीडियम में या टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, बताओ दोनों में जिंदा रहेगा कि मरेगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी मेंटेन है, ये रेजिस्टेंस भी मेंटेन है। तो एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कि अगर दोनों माध्यम में जिंदा है तो ये कैसा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। सही है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड, चलो अब जरा दूसरा केस देखो, यहां डीएनए चला गया तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो गया। अब बताओ एम्पिसिलिन में रखने पर मर जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में रखने पर तो ये रिकॉम्बिनेंट है और नहीं, ये रिकॉम्बिनेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट है। रिकॉम्बिनेंट और, सही है ना? क्योंकि ये मार्कर भी काम कर रहा है और ये मार्कर भी काम कर रहा है, ठीक है ना? एक में मर जाएगा और दूसरे में, ठीक है।
ये आपका हो गया रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। अब जरा देखो एक केस, अगर मान लो ये पहुंचा ही नहीं होस्ट में, ये होस्ट में पहुंचा ही नहीं, अब अगर ये डीएनए होस्ट में पहुंचा ही नहीं तो एम्पिसिलिन में रखने पर भी मरेगा और टेट्रासाइक्लिन में रखने पे भी मरेगा। तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगर दोनों मीडियम में मर गया तो हमारे काम का नहीं है। दोनों मीडियम में जिंदा है तो भी हमारे काम का, अच्छा एक में मर गया, किसी एक में मर जाए, किसी एक में जिंदा रहे तो हमारे काम का है। यही हमारे काम का है, यही है रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट। समझ आ गई कुछ बात, क्लियर है? चलिए ये हो गया जो बता रहे थे यहां तक। देखो यहां पे एक एग्जांपल भी लिया है, अगर आपने फॉरेन डीएनए को यहां जोड़ दिया बाम H1 पर, मतलब कहां जोड़ा है, हमने इस तरफ जोड़ा था, उन्होंने कहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया। अगर बाम H1 पर जोड़ दिया, यहां पर आपने डीएनए जोड़ा है, तो कौन सा रेजिस्टेंस गायब? तो टेट्रासाइक्लिन में रखने पर मर जाएगा, लेकिन किस में नहीं मरेगा? हाँ, तो यही हमारे काम का था। अब समझ आ गई बात, वही लिखा है यहां पे, पढ़ दे रहा हूं। देखो अगर बाम H1 पर हमने टेट्रासाइक्लिन, बाम H1 ऑफ टेट्रासाइक्लिन पे अगर रेजिस्टेंस जीन पर हमने जोड़ा इस वेक्टर पे, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज कर देगा कौन सा रेजिस्टेंस? टेट्रासाइक्लिन। क्यों? क्योंकि यहां पे फॉरेन डीएनए क्या हो गया है, इंसर्ट। लेकिन कह रहा है अभी भी इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कह रहा है बट कैन बी स्टिल सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वन बाई प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। बोलता है अभी भी आप इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से और नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट करके पहचान सकते हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट करके पहचान सकते हो। कैसे? अगर ट्रांसफॉर्मेंट होगा तो कहां पे ग्रो करेगा? एम्पिसिलिन में। क्यों? एम्पिसिलिन तो अभी मेंटेन है ना। अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा, और ट्रांसफर कर दिया गया अब उसको कहां पे? टेट्रासाइक्लिन में। टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। देखो लिखा है रिकॉम्बिनेंट अगर होगा तो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में, लेकिन कहां ग्रो नहीं करेगा? टेट्रासाइक्लिन में। एक बार इसको इधर से समझो, यहां से मैं बात बोलूं फिर पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या रहा है, पहले ये समझो आप। अब की बार हमने यहां जोड़ दिया, क्योंकि हमने यूज क्या किया है, यहां जोड़ दिया। कौन सा रेजिस्टेंस गायब? ये रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? हमने इसको कहां रखा? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रख के देखा, मर गया कि जिंदा है? मर गया। अब हमने इसको कहां रखा? तो एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा ना। इससे क्या जानकारी मिली? इससे ये जानकारी मिली एक में मरा, एक में जिंदा है। इससे इस बात की जानकारी मिली कि ये रिकॉम्बिनेंट भी है और ट्रांसफॉर्मेंट भी है। बस इतना था। अब इसी में घूमते रहते हम लोग। यहां से समझिए ना, इसको यहां भी जोड़ सकते थे, इसको यहां भी जोड़ सकते थे। एनसीईआरटी ने कहां जोड़ा है? हमने कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहां जोड़ दिया था। तो अगर यहां भी जोड़ देते हैं, यहां से हटा देते हैं, चलो फिर देखो अब की बार आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना। हमने PVU1 यूज किया तो कहां जुड़ गया? यहां। हम PST1 यूज करते तो यहां जुड़ता। अच्छा अब बताओ कौन सा रेजिस्टेंस गायब हो गया? किस मीडियम में रखने पर मरेगा? और एम्पिसिलिन में रखने पर मर रहा है। इस बात से किस बात की पुष्टि होती है कि रिकॉम्बिनेंट है? अच्छा फिर हमने इसको कहां रखा, लेकिन ये रेजिस्टेंस मेंटेन है कि गायब हो गया? तो बताओ टेट्रासाइक्लिन में जिंदा है तो इससे क्या पता चलता है? ट्रांसफॉर्मेंट है। एक में मर गया उससे रिकॉम्बिनेंट पता चला, और एक में जिंदा है ट्रांसफॉर्मेंट पता चला। समझ में आई कि नहीं आई बात? कंफर्म है कि नहीं है? और मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटा सा बिल्कुल आखिरी। ये बताना ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन। ये कैसा केस है? नॉन रिकॉम्बिनेंट है कि रिकॉम्बिनेंट? पहले ये बताओ। नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि हमने कहीं डीएनए अभी जोड़ा ही नहीं। जोड़ूंगा तो कलर बदल दूंगा, अभी दिखाता हूं। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? देखो मैं आपको बताता हूं, यहां डीएनए एक ही कलर का है कि दो कलर का? पहले बताओ। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। और इस बैक्टीरिया के अंदर है कि बाहर है? तो ट्रांसफॉर्मेंट।
अगर अंदर घुस गया तो ट्रांसफॉर्मेंट। अब जरा सुनो, ये कैसा है, अंदर आया ही नहीं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा आप बताओ, रिकॉम्बिनेंट एंड, हाँ अब समझ में आया कि नहीं आया? ये है तीनों चक्कर। फिर से सुनो आप, ये कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट, पक्का? इसमें आया ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और ये बताओ, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। अपने को कौन सा मांगता मतलब चाहिए, अपने को कौन सा मांगता है? ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए? ये चाहिए। अगर ये चाहिए तो इसकी मल्टीपल कॉपी बना लो, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। और जब जीन क्लोनिंग हो जाएगी तो ऐसी हमारी मल्टीपल कॉपीज बन गई। हमें रिकॉम्बिनेंट भी चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्मेंट भी चाहिए। तो अब बताओ, जब इसके बेबीज बनेंगे, प्रोजेनी बनेगी, तो सेम ही सेम तो बनेगी, क्लोनिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। तो बस यही चाहिए, इसीलिए मार्कर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मार्कर का प्रयोग किया गया। अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। एक आखिरी बात बता दें, हाँ ये देखो, देखो अब मतलब की बात पढ़ो। इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने मदद की ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने की, तो दूसरे ने मदद की किसको पहचानने की? दूसरे ने मदद की रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानने की। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट कैसे पहचान में आया? क्योंकि वहीं पे फॉरेन डीएनए जुड़ा है, इसको बोलते हैं इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अच्छा आप बताओ, जहां मैं डीएनए जोड़ रहा था वो वाला मार्कर इनएक्टिव हो जा रहा था, तो उसके इनएक्टिव होने से ही तो ये जानकारी मिल रही थी कि, जैसे हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, टॉपिक से हट के थोड़ा। हमने आप लोगों को बोला कि कल आपको एक बॉटल, छोटी छोटी बॉटल दे दी, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बॉटल्स दे दी, हमने कहा इसको कल पी के आना है सबको, छोटी छोटी दवा की बोतल दे दी, हमने कहा इसको पी के आना है। किसी 10 लोगों को हमने दवा दे दी, ये 10 लोग को हमने चुन लिया और इनको दवा दे दी। किसी एक ने शरारत की और ये पता, उसने दवा नहीं पी। अब मुझे पता करना है कि किसने दवा नहीं पी, तो मैंने सबको एक एक इंजेक्शन लगाया, 10 लोगों को। 10 लोगों में से 9 लोग बच गए, जिसने दवा नहीं पी थी निपट गया। क्यों? क्योंकि जो दवा दी थी ना आपको छोटे छोटे, वो एंटीडोट था, वो स्नेक बाइट का एंटीडोट था, एंटीवेनोम था। 9 लोगों ने तो एंटीवेनोम पी लिया था और एक ने नहीं पिया था, और मैंने सांप के जहर को इंजेक्ट कर दिया 10 की बॉडी में। तो जिसकी बॉडी ने एंटीडोट नहीं लिया था वो निपट गया। यही तो है सेलेक्टेबल मार्कर, यही है सेलेक्टेबल मार्कर। अब समझ में आया? वही चीज यहां हो रही है। अच्छा एक बात ये देखो जरा, आज की डेट पे ये एक नया मार्कर यूज करते हैं, इसमें एक ही रेजिस्टेंस लेते हैं, एक ही ले लेते हैं, एम्पिसिलिन ले लो या टेट्रासाइक्लिन ले लो, एक ही रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमने ये वाला जीन ले लिया, याद करो जेनेटिक्स में पढ़ो, स्ट्रक्चरल जीन 3 प्रकार के थे, ZYA, जया, ZYA, याद है जेड क्या बनाता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, याद है ना? अब आप बताओ, ये नया मार्कर है, इसका नाम है PUC8, PUC8 या PUC9। U फॉर यूनिवर्सिटी, C फॉर कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया है, ठीक है, 8वें अटेम्प्ट में बनाया गया हुआ है, क्लियर। अब इसमें क्या किया, कितने मार्कर लिए? एक मार्कर ले लिया एम्पिसिलिन, या तो टेट्रासाइक्लिन ले लो, लेकिन इसमें एम्पिसिलिन लिया गया है। दूसरा हमने एक लिया वो एक स्ट्रक्चरल जीन, याद करो कौन सा, लैक-जेड। लैक-जेड कौन सा एंजाइम बनाने की ताकत रखता है? बीटा गैलेक्टो, शॉर्ट में एनसीईआरटी लिखती है बीटा गाल, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अच्छा जरा सोचो, इस एंजाइम के ऊपर हमने एक कलरिंग सबस्ट्रेट डाल दिया, अगर ये जीन है तो एंजाइम बनाएगा, कौन सा एंजाइम बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो हमने ये सबस्ट्रेट ले लिया, ये कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट होता है, आजकल आ रहे हैं मार्केट में कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट।
जब ये रिएक्शन करेंगे तो कलर छोड़ देंगे। अब हमको एंजाइम का रिएक्शन तो दिखता नहीं, क्या एंजाइम कहीं काम करेगा, क्या रिएक्शन दिखाएगा, मतलब रिएक्शन करेगा तो क्या हमें दिखेगा, क्या उसकी मूवी टाइप की कुछ इमेज बनेगी, नहीं। तो अगर कलर चेंज हो गया तो हम समझ जाएंगे रिएक्शन हो गई। तो इसलिए आजकल सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट लेते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बोलते हैं। इससे हमने रिएक्शन करा दी। अगर इसका कलर बदल गया, अगर ये कलर बदल गया, ब्लू कलर की कॉलोनी नजर आ गई, तो पता है ये कौन सी है? ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी है? नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है। बताओ ये कौन सी कॉलोनी है? पहले वाला मेथड ज्यादा अच्छा था कि ये वाला मेथड ज्यादा था? क्यों? पहले वाले में एक में मर रहा था, दूसरे में नहीं मर रहा था, किसी में दोनों नहीं मर रहे थे, किसी में दोनों मर रहे थे, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो इसने काम को बड़ा सरल कर दिया, केवल कलर देखो, आंसर लाओ। बताओ अगर ब्लू कलर की कॉलोनी नजर आई तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, अगर ब्लू है तो हमारे काम का नहीं है। आप समझ लो, ब्लू है तो काम का नहीं है, मतलब कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट। अब जरा दूसरा प्रयोग देखें, आखिरी लाइन है। अब बताओ मैंने यहां क्या डाल दिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट, मनचाहा जीन डाल दिया। कहां डाला है? लैग जेड पे। अब लैग जेड इनएक्टिव हो गया कि एक्टिव? इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन कर दिया किसका? लैग जेड का। तो लैग जेड एंजाइम बनाएगा, तो क्या सबस्ट्रेट कोई कलर देगा? अगर कोई कलर नहीं देगा तो व्हाइट कोई कलर नहीं, व्हाइट इज अ न्यूट्रल, व्हाइट कोई कलर नहीं होता। इसीलिए जब हम लोग ड्राइंग पेपर लेते हैं किस कलर का होता है? व्हाइट। पेज किस कलर का होता है? क्योंकि व्हाइट इज न्यूट्रल, व्हाइट इज न्यूट्रल, व्हाइट कोई रंग नहीं है। व्हाइट मतलब होता है बेरंग, मतलब वो कोई रंग नहीं है। रंग होते हैं जिसमें वो डार्कनेस हो, वो होता है। व्हाइट इज अ बेस, वो कोई कलर नहीं है। ब्लैक कलर है, सबसे डार्केस्ट कलर है। ब्लैक इज द डार्केस्ट कलर, उससे डार्क कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो इसका मतलब अब कॉलोनी कैसी नजर आएगी? अब कॉलोनी कैसी नजर आ रही है? व्हाइट। तो अब अगर व्हाइट कॉलोनी नजर आ रही है तो इधर देख के बताओ कैसी है कॉलोनी? रिकॉम्बिनेंट। अगर रिकॉम्बिनेंट होता तो कॉलोनी का कलर व्हाइट होता, और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट था तो कॉलोनी का कलर, इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। अब वो देखो किस में मर रहा है, किस में नहीं मर रहा है, खत्म काम। सीधे सीधे देख के बता सकते हैं कि अगर ब्लू कॉलोनी है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट, और व्हाइट है तो अपने काम की कौन सी कॉलोनी है? व्हाइट वाली। अब ये पढ़ लो, बस खत्म यही था। कह रहा जो पहले वाली प्रोसेस थी बहुत भारी भरकम प्रोसेस थी, कंबरसम मतलब भारी भरकम, और उसके लिए आपको दोनों तरफ दो प्लेटिंग करनी पड़ती थी, यानी एक पे एम्पिसिलिन रखना पड़ता था, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन। इसलिए हमें एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर की तलाश करनी पड़ी, जो कि पूरी हो गई, डेवलप्ड लिख दिया है। और ये क्या करेगा? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करेगा, किसके बेसिस पर? कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट के बेसिस पर। लिखा है ना, प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। अगर रिकॉम्बिनेंट होगा तो उसमें डीएनए इंसर्ट हो जाएगा। अगर डीएनए इंसर्ट हो जाएगा तो जो कोडिंग सीक्वेंस था लैग जेड वाला, वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेशन ऑफ जीन। जो एंजाइम बना रहा था वो जीन इनएक्टिव हो गया, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की बात करें तो कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। अगर ब्लू कलर दिया, ठीक है ना, तो कैसा होगा? यानी उसके अंदर कोई इंसर्ट नहीं हुआ, यानी कि डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट की रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और अगर कह रहा है अगर इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हो जाता बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का, तो कॉलोनीज कोई कलर नहीं देती। कोई कलर नहीं मतलब व्हाइट कलर देती, और व्हाइट कलर देती तो क्या मानते? खत्म काम। यहां तक हो गया आपका, ठीक। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।